एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉर्नर AKTU। और मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम तो बढ़िया मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग। जो ये सब्जेक्ट है वो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। ओके, तो उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी, लेकिन जो वीडियो होने वाला है ना वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि जो कंट्री है उसको कैसे गवर्न करना चाहिए। इसका पर्पस होता है कि जो गवर्नमेंट है ना उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाए, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं उनको इंश्योर किया जाए और प्रोवाइड की जाए लॉ रेगुलेशंस गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के मन में जो है वो वही करती जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होंगे, ठीक है, ये 2021 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे कि हमारी इंडिया में 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल लेवल है और स्टेट लेवल है और लोकल लेवल है। गवर्नमेंट इन 3 लेवल्स पे होनी चाहिए। अकॉर्डिंग इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो इनके फंक्शंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। तो सेकंड फंक्शन है वो है कि ये इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ को। ठीक, रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि हर एक को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ को ब्रेक करे, और अगर कोई करेगा चाहे उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही क्यों ना हो, अगर कोई ऐसा करेगा तो वो गिल्टी होगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या पनिश करेंगे। ठीक है, नो वन इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इसमें आता है कि प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। जो सिटीज़न हैं इंडिया के उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसको प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसने बना दिया है। उसने ये बोल दिया ना कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कुछ राइट्स को सिटीजन्स के, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। ओके, फोर्थ फंक्शन हो गया हमारा, प्रोवाइड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देता है और बोलता है कि आपको क्या क्या पॉलिसीज़ जो है वो क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि वेलफेयर, इक्वालिटी और जस्टिस जो है ना वो प्रमोट हो। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा, ये बैलेंस करता है पावर को बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच जो है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, इन तीनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या किया, पावर को भी डिवाइड कर दिया। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, कोर्ट जो होता है वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई लॉ बनता है इंडिया में, तो जो कोर्ट है उसको इतना अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना हुआ है उसको फॉलो करते हुए किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। इंश्योर करता है सोशल जस्टिस। ठीक है, तो वही है कि सोशली जस्टिस तो होना ही चाहिए, तभी तो ठीक से रह पाएंगे किसी भी देश में। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है इक्वालिटी को, और वर्क करता है ये कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाए, जो कास्ट के बेस पे हो, चाहे रिलीजन के बेस पे हो, चाहे तो जेंडर या फिर रेस के बेसिस पे, जितनी भी मतलब ये होती है ना डिस्क्रिमिनेशन, उन सबको ये एलिमिनेट करने का काम करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन अगर हम देखते हैं, ये सेफगार्ड करता है नेशन की इंटीग्रिटी को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ सेक्युलर कंट्री। जितने भी सारे रिलीजन्स हैं ना वो सब क्या हैं, इक्वल हैं। और ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को और यूनिटी को। इंश्योर करता है कि जो सभी रिलीजन्स हैं या फिर रीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं वो सब फेयरली ट्रीट की जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। आपको हेडिंग एक बार इनको लिख कर देख लेना। ये वाला क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये छोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, या फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर ऐसे आता है तब भी वही लिखना है। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि तुम दोनों में सेम ही लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, समझो कि ये एक ग्रुप है लोगों का, मतलब जिनके पास कुछ पावर्स हैं कि वो लिए कुछ डिसीजंस ले सकें। ठीक है, ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं थ्रू सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हम एक ही बार में बता दें कि भाई ये हुआ था ये हुआ था, काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे। ठीक है, तो हमें उन सबको ट्रेस करना पड़ेगा, तब हम इसकी एक तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ट्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि हो गया डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1934 में एम एन रॉय हैं, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हम लोगों की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो उसके 1 ईयर बाद
जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने ये ऑफिशियली डिमांड की कि हमें तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिससे कि हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम कर पाएँ। 5 इयर्स के बाद सीधा अगस्त का ऑफर था ये 1940 में, जो ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट इसने एक्नॉलेज किया था, बट कोई इसने कुछ भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिया था। इसने एक्नॉलेज तो किया था कि हाँ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की ज़रूरत है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इसने कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिया। फिर क्रिप्स मिशन आया, वो इसके 2 साल बाद आया, ठीक है, 1942 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने सेंड किया था स्टैफोर्ड क्रिप्स का कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को इसने प्रपोज किया, लेकिन वो नहीं हो पाया, ये फेल हो गया था क्योंकि इसमें फुल इंडिपेंडेंस नहीं थी इंडिया की। फिर 4 इयर्स के बाद कैबिनेट मिशन जो आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सजेस्ट किया, इन्होंने बोला कि तुम लोग क्या करो, इलेक्शंस करो और उसी में ही तुम लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना उसको चूज़ करेंगे, प्रोविंसेस से भी और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे भी, ठीक है। फिर ये जब इसने ये प्रपोज किया तो ठीक है, सब लोगों ने अग्री किया इस बात पे। इलेक्शन में जो वो मतलब कमेटी हुई और इलेक्टेड हो गए मेंबर्स, जो है ना वो इलेक्टेड हो गए। तो इनिशियली 389 टोटल मेंबर्स थे जो इलेक्टेड हुए थे, और उसमें से 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे, और 4 थे जो चीफ कमीशन प्रोविंसेस थे, जैसे कि जो सेंटर में है ना दिल्ली, तो उसके जो थे वहाँ पे। तो इन सब लोगों से मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी। फिर 15 अगस्त 1947 के बाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो मतलब पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल हो गई कि वो अब अपने लिए क्या कर सकती है, कि रेस्पॉन्सिबल हो गई कि अपने लिए ये खुद ड्राफ्ट कर सकती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इसमें कि कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1934 में स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 एंड अडोप्टेड बाय इंडिया, और फिर इंडिया के द्वारा अडोप्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यार 23 और 24 में ही आया है, ये है तो इजी, ठीक है। इंजीनियर्स के रोल को हमें ई गवर्नेंस में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ई गवर्नेंस सिस्टम जो है उसको मेंटेन और इम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्रूशियल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं उसके इनके की रोल्स क्या हैं जो ये इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तो सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलप करेंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने डिज़ाइन किया है, देखो इसमें आप ये खुद लिख देना, बट मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको एग्जाम्पल की हेल्प से हेडिंग या फिर हेडिंग की हेल्प से एग्जाम्पल याद रहें। तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, डिज़ाइनिंग अ प्लेटफॉर्म, इन्होंने जैसे कि डिजी लॉकर है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते। ये एक पॉलिसी है, इसके अंडर इन्होंने ये काम किया है कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंटरनेट को सेट किया है। और फिर साइबर सिक्योरिटी पे भी ऑब्वियसली इनको करना ही पड़ेगा, अगर कोई चीज़ डिजिटल हो रही है तो फिर साइबर सिक्योरिटी का ध्यान तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं आधार डेटा को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट है कि डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, तो अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए कि किस चीज़ को लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, पॉलिसीज़ फॉर्मेशन करते हैं पॉलिसीज़ का। फिर आता है इंटीग्रेटिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो वही है कि जब डेवलप कर रहे हैं, हम ऐप बना रहे हैं, तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो इन्होंने एआई की हेल्प से जो चैटबॉट्स हैं उनको गवर्नमेंट पोर्टल्स पे इंटीग्रेट किया है, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं उनको असिस्टेंट हो पाए, मतलब उनको असिस्ट हो पाए, उनकी हेल्प हो पाए। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, तो ये जो इंजीनियर्स होते हैं ना वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ई गवर्नेंस को, उनके जो टूल्स है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑफ ऑन यूजिंग ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सिस्टम। 22 और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, ये रिफ़र करता है सस्पेंशन को, ठीक है। अगर मतलब ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को रिफ़र करता है, ठीक है। ये कब इम्पोज होता है, इम्पोजिशन एंड द इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ स्टेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब एक बार ये जो स्टेट गवर्नमेंट है जब ये सस्पेंड हो जाएगी तो क्या होगा, डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का उस स्टेट में। तो ये आउटलाइन है आर्टिकल 356 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, तो ये जो प्रेसिडेंट है वो रूल को इम्पोज कब कर पाएगा, कुछ कुछ कंडीशंस हैं उसकी। तो फर्स्ट तो यही हो गया कि फेलर ऑफ स्टेट मशीनरी,
मतलब कि एक जो हमारा ये स्टेट है उसमें कोई भी मेजोरिटी नहीं है जो फॉर्म कर सके स्टेट की असेंबली को, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट बन पाए। ओके। और या फिर ब्रेक हो जाए कोई ऐसे रूल्स और ऑर्डर्स, मतलब कि जैसे बहुत वायलेंस चल रहा है और जो मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट की रीच से बाहर हो चुका है, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, जैसे कि वाइड स्प्रेड वायलेंस हो जाए या फिर राइट्स हो जाए, मतलब जो राइट्स होते हैं वो करते हैं ना कभी कभार ऐसे। नेक्स्ट है हमारा फेलर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शन। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके किसी डायरेक्टिव को जो उसने इशू किया है, उस किसी ऐसे डायरेक्टिव को ये रिफ्यूज़ करता है मानने से, या फिर उस पर कुछ एक्ट परफॉर्म करता है। नो मेजोरिटी आफ्टर इलेक्शंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए थे और उसमें कोई मेजोरिटी आई ही नहीं है, मतलब ऐसा जैसे जीतते हैं ना तो जीतने के लिए ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं तो ज़्यादा वोट आए ही नहीं, कोई मेजोरिटी में आए ही नहीं इलेक्शन के बाद तब भी उस स्टेट को जो प्रेसिडेंट रूल है ना वो इम्पोज हो जाता है वहाँ पे, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। अब इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं प्रेसिडेंट रूल के वो होते क्या हैं, ठीक है। तो वही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड हो जाती है, और गवर्नर का रोल क्या होता है, जो गवर्नर होता है ना वो एक्ट करता है फिर किसके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, कि मतलब कि जैसे ये है ना जो इनके सिविल सर्वेंट्स होंगे उनकी हेल्प से जो है ये एडमिनिस्ट्रेट करेगा जो गवर्नर है। और थर्ड हो गया हमारा पार्लियामेंट की अथॉरिटी क्या होती है इसमें, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो पार्लियामेंट के थ्रू उस स्टेट के लिए रूल्स बनाती है। फिर 1987 और से 1992 तक जो पंजाब में राइट्स वगैरह चल रहे थे ना उनके अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे इम्पोज हुआ था, और जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हुआ था 2018 में। यहाँ पे कोई मेजोरिटी नहीं बनी थी मतलब इलेक्शन के बाद। क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो 2022-2023 में आया ये, ठीक है। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो लॉ है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही पास किया था कि जो मतलब इंडिपेंडेंस है ना इंडिया को मिल पाए, ठीक है, टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। इसने ऑफिशियली मतलब ये हुआ था कि ऑफिशियली जो ब्रिटिश रूल था ना वो एंड हो गया था, और उसने दो इंडिपेंडेंट नेशन को क्रिएट किया था, इंडिया को और पाकिस्तान को, ठीक है, इस वाले लॉ के बाद, इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947 के बाद। तो इसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, की पॉइंट्स क्या होगा इसके, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल का एंड हो गया था 15 अगस्त 1947 के बाद, और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गए थे। फिर पार्टीशन भी हुआ था इंडिया का, वो भी इसी एक्ट के बाद ही हुआ है ऑफ कोर्स। तो एक्ट ने जो है वो डिवाइड कर दिया था ब्रिटिश इंडिया को टू नेशंस में, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया में मोस्ट मेजोरिटी जो थी वो हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे, और जो पाकिस्तान वाला एरिया था वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, ठीक है। इसमें ये भी था ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम आजकल मतलब अब जो बांग्लादेश है। क्रिएशन हुआ था गवर्नमेंट्स का, तो दोनों ही जो नेशन थे उन्होंने अपने अपने फ्रेम बनाए और अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और खुद गवर्न किया अपने देश को, ठीक है, अलग अलग। और जब जब तक कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था तब तक इन्होंने क्या फॉलो किया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट को ही फॉलो किया था, जो कि डिवीजन हुआ था फिर एसेट्स का। ओके। तो ऑफ कोर्स जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करें तो सभी कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे जो एसेट्स थे उनका भी डिवीजन हुआ था। तो इस एक्ट ने जो है वो डिवाइड किया था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को और फाइनेंसेस को बिटवीन द टू कंट्रीज़, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो 562 प्रिंसली स्टेट थे जिनको ऑप्शन मिला था कि वो इंडिया को ज्वाइन करे या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर इंडिपेंडेंट रहे। और फिर जो गवर्नर जनरल है उसका क्या रोल था, तो हर एक कंट्री को जो है उसका अपना गवर्नर जनरल था जो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। और जो हमारे इंडिया के बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो है वो हमारी इंडिया के पहले फर्स्ट जो है वो गवर्नर कमांडर बने थे, या फिर गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। वाई वॉज द एक्ट पास्ड, तो फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, उन सब ने जो है फोर्स किया था ब्रिटिश को कि वो जो है इंडिया को छोड़कर चले जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, ये था क्या, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट था और पास किया था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही टू गवर्न इंडिया, इंडिया को चलाने के लिए। ठीक है, इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट। की फीचर्स क्या थे उसके, कि इसने एस्टैब्लिश किया था ऑल इंडिया फेडरेशन को। देखो ये चीज़ें जो है ना इस एक्ट के अंदर लिखी हुई थी। ठीक है, तो उसमें से एक ये भी था कि इस्टेब्लिश ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब कि सारी इंडिया को एक साथ ही जोड़ दो। ठीक है, इट प्रपोज्ड ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब एक तरीके से कोलैबोरेशन होता है। तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जैसे कि बंगाल और पंजाब, उनको और प्रिंसली स्टेट जो थे जैसे कि रूल बाय इंडियन प्रिंसेस, जहाँ पे इंडियन प्रिंसेस जो है वो रूल कर रहे थे। लेकिन ये जो पार्ट था ना इस एक्ट का, जो 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसका ये पार्ट स्टैब्लिश ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ये कभी भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना उन्होंने कभी भी ज्वाइन नहीं किया। फिर है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में जो है प्रोविंशियल वर गिवन मोर पावर टू गवर्न देमसेल्व्स। तो जो प्रोविंशियल थे उनको ज़्यादा पावर दी गई थी जिससे कि वो खुद ही गवर्न कर पाएँ, खुद ही मतलब राज कर पाएँ। गवर्न्स इन प्रोविंसेस एक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्टेड मिनिस्टर्स। जो ये मतलब कुछ भी एक्ट करते थे ना वो कैसे करते थे, जो भी इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे ना जिनको इलेक्ट किया था मिनिस्टर्स को, उनकी एडवाइस पे ये कुछ भी एक्ट करते थे। कि जैसे राजा जो है कुछ भी काम करने से पहले मतलब उसने मिनिस्टर्स से एडवाइस लेता है ना। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो कुछ प्रोविंसेस जैसे कि बंगाल और मद्रास जो है ना उनके दो हाउसेस थे, एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था। ठीक है, असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिवीजन ऑफ पावर्स, जो डिवीजन था वो कैसे था, एक तो थी फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में क्या था, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल एरियाज थे वो क्या कहते हैं, डिफेंस जैसे कि या फिर फॉरेन अफेयर्स पे बात करना, इन सबको कंट्रोल और मैनेज करने का काम किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। फिर प्रोविंशियल लिस्ट थी, उसमें क्या था, जो प्रोविंसेस थे उनके कंट्रोल एरिया क्या थे, एजुकेशन और हेल्थ। और कुछ ऐसे थे जो दोनों में सेम थे, तो वो क्या थे कि बोथ कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल लॉज, तो दोनों क्रिमिनल लॉज पे दोनों ही मतलब बना सकते थे। फिर आता है हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेटर्स, तो जो माइनॉरिटीज़ थी ना उनको ये अलाउ कर रहा था कि ठीक है तुम अपने खुद से ओन, तुम्हारे जो रिप्रेजेंटेटिव है ना तुम उनको इलेक्ट करके लेके आओ। इंट्रोडक्शन ऑफ हुआ था डायर्ची का। ठीक है, एट द सेंटर, तो जो सेंटर गवर्नमेंट थी ना उसके दो पार्ट्स थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स जो कंट्रोल कर रहा था गवर्नमेंट जनरल को, जैसे कि वही जो सेंटर में था ना उसका काम क्या था, उसका एरिया क्या था, डिफेंस था और फॉरेन अफेयर्स था, इन सब को मैनेज करना था। ठीक है, फिर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कौन से आ गए थे हमारे, मैनेज्ड बाय इंडियन मिनिस्टर्स। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट इसमें था, तो जिससे कि जो हमारे सेंटर के और प्रोविंसेस के बीच में डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व हो पाए, या फिर प्रोविंसेस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सॉल्व हो पाए। तो नेक्स्ट है कि एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। अभी देखो जो ये वोटिंग राइट्स थे ना वो किसको थे, मतलब कि जो इंडियन पॉपुलेशन थी उसके 10% को ही था कि वो वोट कर पाए, तो जिससे कि इनकी थोड़ी वोटिंग पावर जो है वो बढ़ जाए। कंक्लूजन देखो अब इसका क्या निकलता है 1935 एक्ट का। सिग्निफिकेंट स्टेप्स थे टूवर्ड्स इंडियन सेल्फ रूल, बट इट फेल्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, लीडिंग टू कॉन्टिन्यूड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब इसमें क्या था कि ये जो इन्होंने एक्ट दिया था वो उसने कुछ इम्पोर्टेंस तो दिखाई है इंडियन सेल्फ रूल में, लेकिन जो डिमांड थी ना कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए उसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए जो हमारा स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए वो कंटिन्यू ही रहा इस एक्ट के बाद भी। हमारा है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रस्तावना जो होती है ना, इंट्रोडक्शन, तो वही है ये। तो द प्रीएम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन टू द मतलब ऑफ आना चाहिए यहाँ पे, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्सप्लेन करता है गोल्स को और वैल्यूज़ को।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो गोल्स और वैल्यूज़ है उसको एक्सप्लेन करता है ये। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं प्रीएम्बल के, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्रिएटेड बाय एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है सॉवरेन, मतलब कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है और खुद खुद के जो रूल्स हैं, डिसीजंस हैं, वो ले सकता है बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। और सोशलिस्ट, सोशलिस्ट की वर्ड का मीनिंग यहाँ पे रिफ़र करता है कि जो वेल्थ और रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए सब लोगों में फेयरली, जिससे कि जो इनइक्वालिटी है ना वो रिड्यूस हो पाए। फिर सेक्युलर, ओके, सेक्युलर मीन्स जितने भी रीजन्स हैं वो सब इक्वली ही ट्रीट होने चाहिए, और कोई भी स्टेट रिलीजन, मतलब ये नहीं है कि अगर ये कोई स्टेट पर्टिकुलर स्टेट है तो इसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो होगा, ऐसा नहीं होगा। हर स्टेट में हर रिलीजन का बंदा रह सकता है। ओके, तो फिर डेमोक्रेटिक्स, डेमोक्रेटिक्स में यही आता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो इंडिया की जो पीपल हैं वो इलेक्शन के थ्रू ही इसको गवर्नमेंट बनाएंगे। रिपब्लिक है ये, मतलब कि ये इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ओके, एज द हेड ऑफ द स्टेट, नॉट द किंग और क्वीन। मतलब किंग और क्वीन में तो ऐसा होता है ना कि वो खुद ही खुद के रूल्स बना सकते हैं, और जैसे उनको रूल करना है पब्लिक को वो वैसे रूल करेंगे। तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होता है, लेकिन वो सिर्फ हेड बनता है स्टेट का, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो किंग या क्वीन के जैसे बिहेव करने लग जाएगा। फिर आता है जस्टिस, ओके, जस्टिस एवरीवन इज़ ट्रीटेड फेयरली विद नो डिस्क्रिमिनेशन। लिबर्टी आता है, मतलब जो पीपल है उनको सोचने की फ्रीडम है, अपने थिंकिंग जो उनकी विचार हैं उनको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, और वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो कर पाएँ, इस चीज़ की फ्रीडम है। इक्वालिटी, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, ओके। फैटर्निटी, फैटर्निटी में कि यही है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक तरीके से भाईचारा बनाकर ही रहो, और ऑल सिटीजन शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रमोटिंग यूनिटी। जो प्रीएम्बल है वो इंडिया की विजन को रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना कि वो फेयर, फ्री और यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बेसिक राइट्स होते हैं जो गारंटी करते हैं हर सिटीज़न के लिए, किसके द्वारा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंश्योर करता है फ्रीडम को, इक्वालिटी को, प्रोटेक्शन को फ्रॉम इनजस्टिस, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे हमारे, राइट टू इक्वालिटी। ये देखो, एक चीज़ ध्यान रख लेना है, 14 से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे 4 लगा देना, 14 + 4 18, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक आएगा राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, या फिर रिलीजन के बेस पे, ओके। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक है ये। इसमें इंक्लूड है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको एक जगह से दूसरी जगह रह सकते हो आप इंडिया में कहीं पे भी, तो मूवमेंट की, या फिर राइट टू मूव है एनीवेयर इन इंडिया। तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन 23 से 24 आर्टिकल्स है ये, कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर को। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, तो ये हो गए 29 से 30 तक। फोर्थ वन आई मिस टू राइट, ओके, बट ये नंबरिंग आप सही कर लेना, ठीक है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो वही है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, उनकी जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है, और उनका जो राइट ऑफ एजुकेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे 29 से 30 तक। और राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32, मतलब कि अगर कोई सिटीज़न है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर वो देखता है कि जो उसके राइट्स हैं वो वायलेटेड हो रहे हैं, मतलब उसके जो राइट हैं उसको कोई वायलेट कर रहा है, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इम्पॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की, तो हमें अब तो पता चल ही गया है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल को, कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर पाए, ठीक है। इंश्योर करता है जस्ट को, फेयर सोसाइटी को, ओके। इंश्योर करता है कि जो सोसाइटी है वो जस्ट और फेयर रहे। तो यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट थे, और बस इतना ही करोगे ना तो चल जाएगा, मतलब यूनिट 1 तो अच्छे से ही हो गई समझो कि आपकी।